आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम में सबसे बड़ी खबर मुख्तार अंसारी, जिसकी बांदा में कल रात मौत हो गई, जिनकी मौत पर साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा किया, जिन पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार जेल में रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए मौत हो गई। तो आपको बता दें कि अभी इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम अब से कुछ देर में होगा। फिलहाल पंचनामा होगा, एसडीएम बांदा पहुंच चुके हैं। जो छोटा बेटा है उमर अंसारी, वो और परिवार के कुछ लोग पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। पंचनामा होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम भी होना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने मुख्तार अंसारी को जहर देने की बात का खंडन किया। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी अफवाह पहले भी उठती रही है। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल था, उसकी मौत पर इतना विचार करना जरूरी नहीं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब साफ हो जाएगा, तब तक सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये कहा है पूर्व डीजीपी ने। तो आपको बता दें, पूर्व डीजीपी ओपी सिंह, उन्होंने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरह की अफवाहें, उन पर बिल्कुल कतई ध्यान ना दिया जाए। सिरे से खंडन किया। सिरे से उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह की अफवाह उठती रही है। मुख्तार एक क्रिमिनल था और उसकी मौत पर इस तरह का विचार करना जरूरी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल था, एक डॉन था, एक माफिया था और उसकी मौत पर कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं करने की आवश्यकता है। उसकी एक नेचुरल मौत हुई होगी। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी।
हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। और मुख्तार अंसारी की क्या क्राइम हिस्ट्री थी, उसके बारे में मेरे सहयोगी ओपी तिवारी से जानेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं बांदा मेडिकल कॉलेज का, जहां मेरे सहयोगी अमित सिंह कल देर रात से लगातार, जब से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, तब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, जरा ये बताइए, उमर अंसारी अब से कुछ देर पहले अपने परिवार के साथ पहुंचा है और साथ ही साथ बांदा के एसडीएम से भी आपने बात करने की कोशिश की थी। पंचनामा शुरू हो गया होगा, पोस्टमार्टम कब तक होगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, अब से केवल 5 मिनट पहले उमर अंसारी अपने बाकी परिजनों के साथ जो है वो ये इस वक्त पहुंचा हुआ है यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जरा, युगल आप मेरे तरफ आइए और यहाँ से जरा क्लोज शॉट लेकर दिखाइए। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर मुख्तार अंसारी के परिजनों को आप देख पा रहे हैं और दूसरे तरफ जो है उमर अंसारी यहाँ पर मौजूद है और जो एसडीएम बांदा है वो भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जाहिर तौर पर जब यहाँ से अंदर पोस्टमार्टम हाउस के दफ्तर में वो जाएंगे तो वहाँ पर पंचनामे की जो कार्रवाई है होगी वो उसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है, पोस्टमार्टम करने का जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। तो फिलहाल हम जो देख पा रहे हैं वहां पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, उमर अंसारी वहां पर मौजूद हैं, उनके मुख्तार के कुछ परिजन वहां पर मौजूद हैं, एसडीएम वहां पर मौजूद है, बातचीत हो रही है। यानी अगले कुछ ही मिनटों में जो पंचनामे की कार्रवाई है उसकी शुरुआत यहां पर कर दी जाएगी। जैसे ही पंचनामे की शुरुआत होगी, पंचनामा की कार्रवाई पूरी होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाएगा और जाहिर तौर से अगले 2 घंटे में पोस्टमार्टम शुरू होगा और उसके बाद फिर 2 घंटे में यहाँ से उमर अंसारी जो है, आप देखिए जो व्हाइट शर्ट में आप देख पा रहे हैं कैमरे की तरफ आते हुए, ये मुख्तार अंसारी के परिजन हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम शुरू होगा, उसके बाद 2 घंटे का वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी, कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद उमर अंसारी अपने पिता के बॉडी को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना होंगे और जब गाजीपुर के लिए रवाना होंगे तो उस दौरान पुलिस की टीम जो है आगे पीछे हर तरफ स्कॉट करेगी। 420 किलोमीटर का सफर तय करना है, 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा गाजीपुर का पहुंचने में, जो मोहम्मदाबाद का इलाका है जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। और पुलिस की कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि बहुत कम से कम लोग जो है जनाजे में शामिल हो, अंतिम यात्रा में शामिल हो। जिस तरीके से हमने अतीक अहमद में देखा था, पुलिस ने एक रणनीति बनाई थी, हर किसी का आधार कार्ड चेक किया जा रहा था जो अतीक अहमद के घर की तरफ जा रहा था। तो जाहिर तौर पे आज भी उसी तरीके का हम एक बार फिर से पिक्चर देख पाएंगे, तस्वीर देख पाएंगे कि पुलिस हर किसी का आधार कार्ड देखेगी और पूछेगी कि वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में क्यों शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे में ही भीड़ छट जाती है और जब एक बार सुपुर्दे खाक हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस जब हट जाती है तो हर कोई आकर जो नमाज अदा करना है और या जो दूसरे प्रोसेस होते हैं उसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ओपी तिवारी हमारे साथ हैं। ओपी, राजनीति और क्राइम दोनों का एक तरह से तालमेल बिठाया मुख्तार अंसारी ने। एक वक्त था किस तरह से तूती बोला करती थी। 1996 में पहली बार बीएसपी से टिकट मिला और 2017 तक लगातार चुनाव जीतता रहा और फिर कई दलों में भी गया और एक जबरदस्त क्राइम हिस्ट्री रही है। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की जितने साल की उम्र में मौत हुई है उससे कहीं ज्यादा उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 61 साल की उम्र में उनकी मौत हुई है और उनके ऊपर 65 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यहां तक कि दिल्ली में भी साल 2010 में मुख्तार अंसारी को 3 मकोका एक्ट के तहत गिरफ्तार करके लाया गया था। उनके साथ मुन्ना बजरंगी, जो उनका सबसे खास सहयोगी बताया जाता था, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। मकोका एक्ट के अंदर इसको गिरफ्तार करके लाया गया था और 14 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान इससे सघन पूछताछ की गई थी और उस दौरान मुख्तार अंसारी ने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस तरह से उसने शुरुआती दौर में खूंखारता अपनाई थी, लेकिन जब वो पॉलिटिशियन बना तो उसकी खूंखारता धीरे धीरे खत्म होती चली गई और उसकी जगह उसने जो है लोगों को आगे करके अपने गेम साधने शुरू कर दिए थे। 14 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान मुख्तार अंसारी ने अनेक बड़े खुलासे किए थे और इस आदमी की हिस्ट्री बताती है कि शुरुआती दौर में इसने जो कदम उठाए वो अपने आप में एक बड़े दुर्दांत अपराधी के तौर पर थे, लेकिन जब एक राजनेता के तौर पर आया तो ये लोगों को आगे करके अपने काम करने लगा। जी पंकज। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हुई मौत पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल उठा दिए। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार की तरफ से जो आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी हाई लेवल जांच होनी जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ पाए।
ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो अब सवाल उठा दिए हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी, उससे पहले कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। अब अलग अलग राजनीतिक दल जो है उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये ट्वीट आप देखिए मायावती ने किया है। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, अब सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीएसपी सुप्रीमो, एक लंबा नाता रहा है मुख्तार अंसारी का बीएसपी से, तो अब सवाल उठा दिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी। देखिए, केवल मुख्तार अंसारी का ही नहीं बल्कि अफजाल अंसारी का भी बीएसपी से नाता रहा है। जाहिर तौर पे एक राजनीतिक कद के तौर पे देखें मुख्तार अंसारी का, तो पूर्वांचल में उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। एक समय ऐसा था 2005 से पहले वाला दौर मैं बता रहा हूं, और यहाँ तक कि 2010 तक मुख्तार अंसारी जिसे चाहते थे पूर्वांचल में वही जीतता था, वही हारता था चुनाव में। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक कद तो उनका था ही। अब जिस तरीके से पहले स्लो पॉइजन का खुद आरोप मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर किया था, उसके बाद अफजाल अंसारी जो कि मौजूदा सांसद है समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से और प्रत्याशी हैं इस बार के इंडी गठबंधन से गाजीपुर के, उन्होंने अपने भाई को स्लो पॉइजन देने की बात कही। मुख्तार के बेटे उमर जब कल देर रात यहां पर पहुंचे थे तब उन्होंने स्लो पॉइजन देने की बात कही। तो ऐसे में जब परिवार के तरफ से ही स्लो पॉइजन की बात कही गई है तो इस पर सवाल उठने लाजमी थे, और इसी बात को भुनाया है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत हो, चाहे वो अमित जमई हो। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस रेस में पीछे नहीं रही हैं, वो भी आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हाई लेवल जांच की मांग कर दी है। तो जाहिर तौर पे मैं बता दूं कि जब 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी यहां लाए गए थे तो उनका चेकअप हुआ था, 10 टेस्ट किए गए थे। उन 10 टेस्टों में स्लो पॉइजन की बात कहीं से निकलकर सामने नहीं आई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। बिल्कुल, ओपी तिवारी हमारे साथ है। ओपी, जरा ये भी समझना चाहेंगे, इतनी बार जो है विधायक रहे, इतनी बार पॉलिटिकल करियर की भी अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ डर से लोग खौफ से वोट देते थे या कुछ रॉबिन हुड जैसी भी छवि थी? देखिए, मैं आपको बता दूं पंकज की इस शख्स की जो शुरुआती छवि थी, चूंकि इनकी फैमिली एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था मुख्तार अंसारी, उनके दादा, उनके नाना और उनके परिवार के कुछ और लोग इन सबको सभ्य मानते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी ने जिस तरह की असभ्यता आपराधिक जीवन में आने के बाद दिखाई, और खासकर कृष्णानंद राय और उसके बाद के 2-3 इंसिडेंट्स में उसने जिस तरह की खूंखारता अपनाई, उसको देखकर वहां आसपास के इलाकों में उसका इतना डर था कि उसके कहने के आधार पर लोग वोट दे देते थे। यहां तक कि अगर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जिसे वो नहीं चाहता था कि वो उस इलाके में घुसे, तो उस इलाके के लोगों को उस कैंडिडेट का बायकाट करने पर मजबूर होना पड़ता था। यानी कुल मिलाकर उसकी जो खूंखारता थी शुरुआती दौर की, वो काम आई। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने अपने को, जब वो मैं जरा आपको रोकना चाहूंगा, एक्स डीएसपी है शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने पहली कार्रवाई की थी आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज़ को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, यानी जब तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में कुछ भी हो रहा है। सर, क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हमको ये मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से
तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाहे तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहाँ भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आपको दबाव बनाया गया? वही कि दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूँ कि इस तरह की सरकार अगर रहे चले तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुँचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। आइए सीधे